आज हमारे सामने बीपीएससी परीक्षा के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं। ये जनरल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस पर है। और पहली नज़र में तो ये बस परीक्षा के लिए फैक्ट्स लग सकते हैं। हाँ, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखते हैं ना तो एक पूरी कहानी सामने आती है। कहानी? कैसी कहानी? ये कहानी है खेती की, जो हजारों सालों में विकसित हुई है। ये कहानी है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के साथ साझेदारी की, फिर उसके खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ी और अब शायद एक नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इन नोट्स के जरिए इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द का मतलब क्या है? सुनने में बहुत आम लगता है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये दो लैटिन शब्दों से बना है, एगर यानी मिट्टी और कल्चरा यानी जुताई। बिल्कुल। तो सबसे सरल भाषा में कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। पर आज इसका मतलब सिर्फ जुताई से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। फसल उगाने की नहीं, बल्कि उसे टिकाऊ तरीके से उगाने की बात करते हैं। यहीं पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम खेती को एक फैक्ट्री की तरह ना देखें, जहां कच्चा माल डाला और प्रोडक्ट निकाल लिया। इसका मकसद है कम से कम केमिकल खाद और बाहरी इनपुट का इस्तेमाल करना, ताकि जमीन की सेहत बनी रहे। एकदम सही। 1980s में FAO जैसी संस्थाओं ने कहा कि हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति का संतुलन दोनों बना रहे। और इसे दुनिया में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है, कोई पर्माकल्चर, लेकिन इन सभी का दिल एक है। बिल्कुल, प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, उसके खिलाफ नहीं। और इस साझेदारी का सबसे पुराना रूप शायद शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग में दिखता है। हाँ, जो आज भी भारत के कुछ हिस्सों में होती है। प्रक्रिया सीधी है, जंगल का एक हिस्सा साफ करो, खेती करो, और जब मिट्टी की ताकत कम हो जाए और पुरानी जमीन को जला दो ताकि वो खुद को ठीक कर सके। ये एक तरह का चक्र था जो प्रकृति के साथ चलता था। लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक पहलू है, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। हाँ, और आज बढ़ती आबादी के दबाव में ये तरीका पर्यावरण के लिए टिकाऊ नहीं रह गया है। खासकर उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में ये एक बड़ी चुनौती है। तो एक तरफ ये पारंपरिक तरीका है और दूसरी तरफ विज्ञान आधारित खेती है, जैसे रिस्पॉन्स फार्मिंग। ये सुनने में काफी आधुनिक लगता है। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच का एक पुल है। 1988 में स्टीवर्ट ने इसे पेश किया। अच्छा। इसका सीधा सा सिद्धांत है, मौसम के भरोसे बैठने के बजाय मौसम के डेटा का इस्तेमाल करके मॉनसून का पूर्वानुमान लगाओ और उस पूर्वानुमान के आधार पर फैसले लो। मतलब अंदाजे से हटकर आंकड़ों पर आना। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक सवाल हमेशा रहता है, एक खेत में कितने पौधे लगाएं? इन नोट्स में रिस्पॉन्स कर्व्स का जिक्र है, जो शायद इसी सवाल का जवाब देता है। बिल्कुल, ये खेती का एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत समझाता है। यहाँ एक बड़ा सबक छिपा है, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। दो तरह के कर्व्स इसे समझाते हैं। पहला है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स। एसिम्प्टोटिक मतलब जो एक सीमा के पास जाकर स्थिर हो जाए। एकदम सही। जैसे चारे की फसलें या तंबाकू, आप पौधे घने लगाते जाएंगे तो पैदावार बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन दूसरी कहानी ज्यादा दिलचस्प है। और वो क्या है? उसे कहते हैं पैराबोलिक रिस्पॉन्स। पैराबोलिक यानी एक पहाड़ की तरह जो ऊपर जाकर वापस नीचे आता है। बिल्कुल, अनाज और दालों के साथ यही होता है। आप घनत्व बढ़ाते हैं, पैदावार बढ़ती है, एक शिखर पर पहुंचती है, और अगर आप उससे भी ज्यादा पौधे लगा दें तो पैदावार घटने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। अच्छा, तो किसान के लिए वो शिखर खोजना सबसे जरूरी है। और शायद यहीं पर वो भारी भरकम नाम जैसे मिचर्लिक्स इक्वेशन काम आते होंगे। हाँ, नाम पर मत जाइए, काम बहुत सरल है। ये समीकरण किसान के लिए एक रेसिपी बुक की तरह हैं। वे बताते हैं कि अगर आप थोड़ी ज्यादा खाद डालेंगे तो आपको कितनी अतिरिक्त उपज मिलेगी। मतलब खेती एक विज्ञान बन जाती है। सही। पौधों की संख्या और खाद की बात हो गई, लेकिन एक और विचार है जो मुझे बहुत आकर्षक लगा, आइडियोटाइप का। मेरे जहन में एक आदर्श पौधे की तस्वीर बनती है। क्या ये समझना सही है? ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। 1968 में डोनाल्ड ने सोचना शुरू किया, क्या हम एक आदर्श पौधे का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं? एक ऐसा पौधा जो किसी खास माहौल के लिए परफेक्ट हो, जिसके पत्ते, जड़ें, तना सब कुछ बिल्कुल सही हो। हाँ,
आइडियोटाइप वही सैद्धांतिक मॉडल पौधा है जिसे ब्रीडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम जमीन के ऊपर फसल को सटीकता से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फसल की असली कहानी तो जमीन के नीचे शुरू होती है और यहीं पर जुताई यानी टिलेज की बात आती है। हाँ, और यहाँ भी सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। सदियों से हम मानते आए हैं कि अच्छी खेती के लिए गहरी जुताई जरूरी है, लेकिन 1950s के दशक में अमेरिका में जीरो टिलेज का विचार आया। जीरो टिलेज मतलब बिना जुताई के खेती। लेकिन अगर हम खेत जोतेंगे ही नहीं तो खरपतवार का क्या होगा? ये एक जायज सवाल है। यहीं पे तकनीक काम आती है। जीरो टिलेज में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए पैराक्वाट और ग्लाइफोसैट जैसे हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब हल चलाने की मेहनत बचाने के लिए हम जमीन में केमिकल डाल रहे हैं। क्या ये पर्यावरण के लिए सच में बेहतर है? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। इसके फायदे भी हैं। जब आप जमीन नहीं जोतते तो पिछली फसल के 50 से 100% अवशेष सतह पर पड़े रहते हैं। अच्छा, और वो मिट्टी को बचाते होंगे? हाँ, कटाव रोकते हैं, नमी को सहेज कर रखते हैं। इसी से जुड़ा एक और तरीका है मिनिमम टिलेज, जिसमें जुताई को बस जरूरी न्यूनतम स्तर तक सीमित कर दिया जाता है। और काम को और भी असरदार बनाने के लिए टिल प्लांटिंग ऑपरेशन जैसी मशीनें हैं जो एक ही बार में 4 काम कर देती हैं। बिल्कुल, लाइन साफ करना, बीज के लिए जगह बनाना, बीज डालना और उसे ढकना, सब एक साथ। ये तो पूरी तरह से एफिशिएंसी का खेल है। और एफिशिएंसी की ये दौड़ हमें खेती के सबसे आधुनिक रूप प्रिसिशन फार्मिंग तक ले जाती है। मतलब ड्रोन, सैटेलाइट और सेंसर का इस्तेमाल करके खेत के हर हिस्से की जरूरत को समझना। अगर खेत के किसी कोने में नाइट्रोजन की कमी है तो सिर्फ वहीं पर खाद डालना। सही। इससे खाद और पानी की बर्बादी रुकती है, लागत कम होती है और पर्यावरण पर बोझ भी घटता है। लेकिन जब हम इतने माइक्रो लेवल पर चीजों को देख रहे हैं तो हमें मैक्रो लेवल पर हो रहे बदलावों को भी देखना होगा। और वो बदलाव है ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल। हाँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। प्रक्रिया हम सबने स्कूल में पढ़ी है। सूरज की गर्मी आती है लेकिन वायुमंडल में मौजूद कुछ गैस से उसे कंबल की तरह रोक लेती हैं। और ये कंबल जरूरी है, पर इंसानी गतिविधियों ने इस कंबल को बहुत मोटा कर दिया है। अगर हम इन ग्रीनहाउस गैसेस की हिस्सेदारी देखें तो सबसे बड़ा खलनायक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, लगभग 55%। और उसके बाद आती है मीथेन, करीब 25%। मीथेन तो धान के खेतों और पशुओं से भी निकलती है ना? हाँ, और यहीं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच स्रोतों का फर्क दिखता है। विकसित देशों में ज्यादातर उत्सर्जन गाड़ियों और फैक्ट्रियों से होता है, जबकि विकासशील देशों में यह खेती, पशुधन और जंगलों की कटाई से ज्यादा जुड़ा है। हम जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उनसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O निकलती है और वो एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। और इसका असर अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में दिख रहा है। पिछली सदी में तापमान 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है और अगली सदी में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और बढ़ने का अनुमान है। ये सिर्फ तापमान बढ़ने की बात नहीं है, इसके बहुत गहरे असर हैं। ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। जब हम पर्यावरण पर असर की बात करते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी की याद आए बिना नहीं रह सकती। 1984 का वो हादसा, वो एक भयानक चेतावनी थी। मेथिल आइसोसाइनेट MIC गैस, जिसका रिसाव हुआ था, कार्बारिल नाम का कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होती थी। अच्छा, ये दिखाता है कि खेती को सहारा देने वाला केमिकल उद्योग कितना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह आज भी हमारे पानी में आर्सेनिक जैसा जहरीला प्रदूषित मिल रहा है। इन सब खतरों के बारे में चेतावनियां तो बहुत पहले से दी जा रही थीं। मुझे रेचल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग याद आती है। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, वो एक मील का पत्थर थी। उस किताब ने पहली बार दुनिया को कीटनाशकों, खासकर DDT के भयानक प्रभावों के बारे में जगाया। और CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, कभी फ्रिज और AC में इस्तेमाल होने वाली ये गैसें हमारी ओजोन परत की दुश्मन बन गईं। और ये जानना चौंकाने वाला है कि एक CFC मॉलिक्यूल ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकता है। 1 लाख? हाँ। इन नोट्स के अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। पानी में सबसे जहरीला प्रदूषक आर्सेनिक है और पानी के परीक्षण के लिए BOD टेस्ट का उपयोग होता है। भोपाल त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मीथाइल आइसोसियानेट थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और NRC ग्राउंडनट जूनागढ़ गुजरात में है। प्रोटीन्स
ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाएं हैं। सही। ओजोन डिप्लीशन का कारण CFCs है। और आग बुझाने वाले सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, CO2। और आखिर में रेचल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग 1962 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने खेती की कहानी को देखा, प्रकृति के साथ साझेदारी से लेकर विज्ञान और डेटा की मदद से उस पर नियंत्रण करने तक। और यहाँ से एक मुख्य बात ये निकलती है कि आज की सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। हमें बढ़ती आबादी का पेट भी भरना है और इस ग्रह को बचाना भी है। जीरो टिलेज, प्रिसिजन फार्मिंग, ये सब उसी संतुलन को खोजने की कोशिशें हैं। इन नोट्स में भविष्य की खेती के 2 और तरीकों का जिक्र है, टेराफॉर्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स। टेराफॉर्मिंग यानी मंगल जैसे ग्रहों को खेती के लायक बनाना, और हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में खेती करना। हाँ, और यही हमारी कहानी को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। हमारे सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए कृषि का भविष्य क्या हमारे ग्रह की प्रणालियों को ठीक करने में है या फिर पूरी तरह से नई प्रणालियों को बनाने में, शायद पृथ्वी से भी परे?